तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 25th ऑफ अगस्त 2026। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है फल्गु रिवर रिजुवेनेशन प्लान। इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये जो फल्गु रिवर है, जिसको निरंजना रिवर भी कहते हैं, निरंजना रिवर, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है आपका झारखंड। झारखंड में छतरा। छतरा से फिर जब ये रिवर गंगा में जाके मिलती है तो ये टोटल 300 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो इसी स्ट्रेच को रिजुवेनेट करने का प्लान बनाया जा रहा है, रिजुवेनेट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चलिए ये पूरा प्रोग्राम क्या है, पूरा प्लान क्या है, देखते हैं। तो छतरा जो कि झारखंड में है, फिर जब ये रिवर गंगा में जाके असिमिलेट हो जाती है, ये टोटल 300 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बीच में आपका गया पड़ता है, तो इसको रिजुवेनेट किया जाएगा। तो फल्गु, जिसका दूसरा नाम है रिवर गंगा, रिवर निरंजना। तो ये प्लान है क्या, हाउ विल द प्रोजेक्ट बी इम्प्लीमेंटेड? तो इसके लिए सबसे पहले बिहार एंड झारखंड से नेसेसरी एनओसी लिया जाएगा। जो की इंस्टीट्यूशन है इनमें इसमें इन्वॉल्व, इस प्लान में इन्वॉल्व, वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, बिहार एंड झारखंड के गवर्नमेंट, आईआईटी रुड़की, जल शक्ति मिनिस्ट्री और एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन क्लीन गंगा के ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले एनओसी लिया जाएगा बिहार एंड झारखंड गवर्नमेंट से। उसके बाद जो डीसिल्टिंग प्रोसेस होता है, जो रिवर बेड से जो गाद इकट्ठा होता है, उसको हटाने का काम करेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एनएचएआई टेक्स अप द फर्स्ट फेज and desilt the riverbed. Excavated earth and silt may be used by National Highway Authority of India for highway construction. तो जो सिल्ट इकट्ठा होगा, इसको हाईवे बनाने के काम में लाया जाएगा। उसके बाद एक इंटीग्रेटेड रिजुवेनेशन मेजर प्लान तैयार करेगी। इसका हेल्प लिया जाएगा फ्रॉम आईआईटी रुड़की। ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे किया जाए, चेक डैम्स कैसे बनाए जाए, आहार पाइन रेस्टोरेशन जो कि ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको कैसे रेस्टोर किया जाए, रिवाइवल ऑफ ड्राइड वाटर बॉडीज को कैसे रेस्टोर किया जाए, एंड एफॉरेस्टेशन रिलेटेड जो मेजर्स हैं उसके रिगार्डिंग जो प्लान है वो बनाएगी आईआईटी रुड़की। इसके अलावा जो सीवरेज है उसको ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग उस प्लांट के डेवलपमेंट की भी बात की गई है। फिर एफॉरेस्टेशन कैसे इंश्योर किया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट्स एंड कैचमेंट रेस्टोरेशन एरिया। उसके अलावा रिवर बैंक्स को रिस्टोर कैसे किया जाए, इरोजन को कैसे रोका जाए, बैंक इरोजन को, उसके रिगार्डिंग भी प्लान बनाया जाएगा। इरोजन कंट्रोल, ग्रास प्लांटिंग एंड बैंक प्रोटेक्शन। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, खासकर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड क्लीनर रिवर स्ट्रेचेस, ताकि इसको टूरिज्म के लिए भी डेवलप किया जाए। कल्चर के लिए भी डेवलप किया ही जा रहा है, टूरिज्म के लिए भी डेवलप किया जाए। उसके रिगार्डिंग पब्लिक अवेयरनेस फैलाया जाएगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड बिहेवियर चेंज किया जाएगा। अगर इस प्लेस की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बिकॉज गया इज अ मेजर सेंटर फॉर पिंडदान एंड तर्पण ड्यूरिंग पितृपक्ष के दौरान जो पिंडदान होता है वो गया में ही होता है। उसके अलावा विष्णुपाद टेम्पल इज क्लोजली लिंक्ड विद फाल्गु रिचुअल्स, और जितने भी रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं उसके लिए विष्णुपाद टेम्पल में लोग विजिट करते हैं। इसके अलावा बोध गया गिव्स द रिवर बुद्धिस्ट सिग्निफिकेंस एज वेल। द प्लान सीक्स टू रिवाइव अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर सीक्रेट रिवर कॉरिडोर। तो 300 किलोमीटर का स्ट्रेच जो मैंने आपको शुरू में ही मेंशन किया था, उसको रिवाइव किया जाएगा। इसके रिलेटेड अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो फॉर मच ऑफ द ईयर द रिवर बेड रिमेन्स ड्राई एंड सैंडी। मतलब पूरे साल लगभग ये रिवर ड्राई रहता है। इसके लिए जो रिचुअल्स जो परफॉर्म किए जाते हैं एट विष्णुपाद टेम्पल, उसको इंश्योर करने के लिए नियर गया एक रबर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया था। उसके अलावा मच ऑफ द फ्लो अकर्स अंडरग्राउंड, तो ये रिवर अंडरग्राउंड पास करती है। सिल्टेशन एंड कैचमेंट डिग्रेडेशन अफेक्ट्स रिवर बेड। सिल्ट के इकट्ठा होने के कारण फ्लो कम हो जाता है, तो इसको ही हटाया जाएगा। उसके अलावा गया जी रबर डैम हेल्प्स ओनली अ लिमिटेड स्ट्रेच। तो हमें जो गया डैम बनाया गया था रबर डैम, वहां पे सिर्फ विष्णुपाद टेम्पल के अगल बगल के एरिया में पानी को इंश्योर कर पाया जा रहा था, बट अभी इसको 300 किलोमीटर में स्ट्रेच किया जाएगा। रिवर को अविरल बनाया जाएगा पूरे साल ताकि ये फ्लो कर सके, इसे पेरिनियल बनाया जाएगा।
अगर एक्सपेक्टेड आउटकम की बात की जाए तो इस प्लान का एक्सपेक्टेड आउटकम है ईयर राउंड वाटर अवेलेबिलिटी इन की स्ट्रेचेस, साल भर पानी रहेगा। इम्प्रूव सपोर्ट फॉर रिचुअल्स नियर विष्णुपाद टेम्पल एंड विजिट टू गया एंड बोध गया। बेटर रिवर इकोलॉजी एंड क्लीनर बैंक्स, ताकि स्ट्रॉन्गर इसको टूरिज्म के लिए भी डेवलप किया जा सके। स्ट्रॉन्गर ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड कैचमेंट हेल्थ को इंश्योर किया जाएगा। एंड बूस्ट टू टूरिज्म लाइवलीहुड एंड लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा ये। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, with reference to Falgu Niranjana River Rejuvenation Plan, consider the following statements. First statement is, the Falgu River originate in Jharkhand and flow through Bihar. This is correct. National Highway Authority of India is expected to undertake desilting work in the first phase. This is also correct. The plan includes restoration of traditional Ahar pine water harvesting system. जैसा कि मैंने बताया, this is also correct. And Gaya Ji Dam near Vishnupad temple is a concrete gravity dam. नहीं, ये rubber dam है. So fourth statement is incorrect. Only 1, 2 and 3 is correct. So statement 4 is incorrect because Gaya Ji Dam near Vishnupad temple is a rubber dam, not a concrete gravity dam. So this was the news. Center has given conditional approval for Falgu River Rejuvenation project and aim is to make the river a year-round flowing stream. हमारा next article है बिहार एग्जाम रिफॉर्म एक्सपर्ट कमेटी। तो बिहार में एक बिहार एग्जाम रिफॉर्म एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है। जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनेगी। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज या सर्विंग हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन होगा। बिहार विल सेट अप अ 5 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी। पर्पस क्या है इसका? टू स्टॉप पेपर लीक को रोकना, इम्पर्सोनेशन को रोकना एंड एग्जाम सेंटर से रिलेटेड जो भी मैनिपुलेशन होता है उनको रोकना। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जो इशू होता है वो प्रॉपर डेट पे एग्जाम्स हो सके, उसके रिगार्डिंग भी रिफॉर्म ये एक्सपर्ट कमेटी इसके रिगार्डिंग सुझाव देगी। The panel will submit its report within 3 months. The move aims to restore trust in examination system. तो एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रस्ट को वापस से रिस्टोर करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। इट इज अ जज लेड पैनल। 3 महीने में इनको अपना रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। अ बिग स्टेप टुवर्ड्स सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन इन बिहार। व्हाट विल द कमेटी रिव्यू? तो ये कमेटी देखेगी सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशंस को, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस को, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस को, एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को ये मॉनिटर करेगी। एंड उसके अलावा प्रोफेशनल, टेक्निकल, रिक्रूटमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं बिहार में उन सब को ये रिव्यू करेगी। और क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन सेंटर, कैंडिडेट वेरिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड फाइनल रिजल्ट, ये पूरे प्रोसेस को इनको रिव्यू करना है। द कमेटी विल रिव्यू द एंटायर चेन फ्रॉम पेपर सेटिंग टू रिजल्ट, जहां से पेपर सेट होता है टिल द फाइनल रिजल्ट पब्लिश होता है, ये पूरे प्रोसेस को रिव्यू करेगी ये कमेटी। तो बिहार एग्जाम रिफॉर्म कमेटी का गठन हुआ है इस प्रोसेस के लिए। हाउ विल द एग्जाम सिक्योरिटी इंप्रूव? कैसे इंप्रूव किया जाएगा? तो प्रॉपर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी सर्वेलांस, डेटा एनालिटिक्स, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग एंड थ्रू साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। तो ये सब प्रोसेस के थ्रू ये इंश्योर किया जाएगा। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू होता है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन कैलेंडर, कभी भी अपने रिस्पेक्टेड डेट्स, जो डेट्स पब्लिश किए जाते हैं फॉर द एग्जाम, उस डेट को एग्जाम कभी नहीं होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये स्टेप लिया जाएगा। जब से दिया जाएगा उस एग्जामिनेशन का, एप्लीकेशन फिल किए जाएंगे, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन, आंसर की, ऑब्जेक्शन, इवैल्यूएशन एंड फाइनल रिजल्ट तक एक प्रॉपर टाइमलाइन फिक्स किया जाएगा। That within this timeline the whole process should take place from advertisement to final result। तो इसके लिए भी एक इंटीग्रेटेड स्टेट एग्जाम कैलेंडर बनाया जाएगा। और अगर इरेगुलरिटीज पाई जाएगी तो इट विल इनवाइट डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टेड ऑफिशियल्स। तो 5 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी जिसके चेयरमैन होंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और सिटिंग रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। रिपोर्ट टू बी सबमिटेड विद इन 3 months एंड इट विल कवर बोथ एकेडमिक एंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस। गोल इज टू सिक्योर ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड एग्जामिनेशन, ताकि जो एग्जामिनेशन
प्रोसेस है उसमें जनता का भरोसा फिर से बन सके, क्योंकि आए दिन पेपर लीक्स की बात सुनने में आती है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द बिहार एग्जामिनेशन रिफॉर्म एक्सपर्ट कमेटी, consider the following statements. It will be a 5-member committee headed by a retired Supreme Court judge or sitting retired High Court judge. This is correct. The committee has to submit its report within 3 months. ये भी सही है. Its recommendation may include the use of biometric verification, CCTV surveillance, AI, and cyber security audits. This is also correct. And its mandate is limited only to government recruitment examination. This statement is incorrect. Only 1, 2, and 3 are correct. Statement 4 is incorrect because the committee will review not only the recruitment examination but also school, university, entrance, eligibility, professional and technical examinations. हमारा अगला आर्टिकल है शेर शाह सूरी टॉम एट सासाराम सफर्स इरोजन। तो जितने भी रेसिडेंशियल डिस्चार्ज हैं, ड्रेनेज डिस्चार्ज, उसके कारण जो टॉम के अगल बगल का जो आर्टिफिशियल लेक है वो ब्लॉक हो रहा है, उसका इनलेट एंड आउट ब्लॉक हो रहा है, जिसके कारण ये डिग्रेडेशन के कगार पे पहुंच गई है टॉम। तो शेरशाह सूरी टॉम एट सासाराम suffers erosion. Why in news? Because tourists are avoiding the site due to foul smell and erosion. Dirty drainage water is entering the artificial lake around the tomb. Pollution has caused fish death and damaged visitor experience. इसके अलावा authorities are preparing a permanent water cleaning solution. तो ये जो शेरशाह सूरी का टॉम्ब है, इसके इर्द गिर्द जो भी आर्टिफिशियल लेक है ये पॉल्यूट कर दिया गया है बाय द लोकल रेसिडेंट्स। चलिए इसके महत्व की बात कर ली जाए तो ये आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आता है, सासाराम। इट इज अ 16th सेंचुरी मौसोलियम ऑफ शेरशाह सूरी। इसकी हाइट है लगभग 122 फीट और इट इज बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन। याद रखिएगा, इट इज अ रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर बिल्ट इन मिडल ऑफ एन आर्टिफिशियल स्क्वायर लेक। तो इसी लेक को पॉल्यूट कर दिया गया है। इट इज अ मेजर मॉन्यूमेंट ऑफ सूड पीरियड आर्किटेक्चर। इट इज प्रोटेक्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिहार कल्चर। अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो रेसिडेंशियल ड्रेनेज डिस्चार्ज इनटू द इनलेट एंड आउटलेट कैनाल, जिसके कारण जो नेचुरल कोर्स है वो हिंडर हो रहा है। हिस्टोरिकल ड्रेनेज सिस्टम हैज बिकम नॉन फंक्शनल। जो जिस तरीके से बनाया गया था उसके पूरे पाथवे को ब्लॉक कर रहा है ये। तो हिस्टोरिकल ड्रेनेज सिस्टम इसका ब्लॉक हो चुका है और नॉन फंक्शनल हो चुका है। नो प्रॉपर फिल्टरेशन एंड क्लीनिंग मैकेनिज्म, स्टैग्नेंट पॉल्यूशन वाटर कॉजिंग केमिकल इरोजन। तो जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके कारण ये बिल्डिंग को भी इम्पैक्ट कर रहा है, उसका केमिकल इरोजन हो रहा है। लार्ज फिश डेथ ड्यू टू कॉन्टामिनेशन। तो जो ये इसके टॉम के इर्द गिर्द जो फिशेज रहती हैं उनका भी डेथ हो रहा है इसके कारण। अगर गवर्नमेंट रिस्पांस की बात की जाए तो पटना हाई कोर्ट इन 2008 डायरेक्टेड द प्रिजर्वेशन एंड रेगुलर सैनिटाइजेशन। 2008 में ही पटना हाई कोर्ट ने कहा था इसको प्रिजर्व करने के लिए एंड इसको रेगुलर सफाई करने के लिए इसकी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्लैग्ड लैक ऑफ वाटर फिल्टरेशन टेक्निक। रोहतास एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटेड अ परमानेंट सॉल्यूशन। रोहतास के एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट किया इसका परमानेंट सॉल्यूशन। पंप स्टेशन प्लान्ड एट बेदा कैनाल। तो बेदा कैनाल में एक पंप स्टेशन बनाया जाएगा इसके लिए। क्लीन वाटर टू बी ब्रॉट बाय पाइपलाइन एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर टू बी डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट। तो याद रखिएगा इसके लोकेशन को, सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ बिहार। इट इज अ टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी। इट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। आर्टिफिशियल स्क्वायर लेक जो उसके अगल बगल है वो उसके पॉल्यूशन के कारण बिल्डिंग को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और इट इज प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी एट सासाराम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज लोकेटेड इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो लोकेशन याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। The mausoleum is built mainly of red sandstone in the middle of artificial lake. This is correct. Sher Shah Suri was the founder of Sur Empire. This is also correct. And the monument is maintained by National Monument Authority. नहीं, ASI के द्वारा maintained है ये। तो 1, 2 and 3 are correct. 1, 2 and 3. So statement 4 is incorrect because the monument is protected and maintained by Archaeological Survey of India and not the National Monument Authority. So this was the news. हमारा अगला आर्टिकल है
सुधा मूर्ति pushes for UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस फॉर बराबर केव। सुधा मूर्ति जो कि एक राज्यसभा एमपी है, उन्होंने बिहार को विजिट किया और बिहार में जहानाबाद के बराबर केव्स को विजिट किया और उन्होंने उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस देने की बात की। तो चलिए बराबर केव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है देख लेते हैं। Why are Barabar caves important? Because Barabar caves are among the earliest surviving rock cut caves. याद रखिएगा, rock cut caves in India. These are closely associated with the Mauryan period. Mauryan era के ये rock cut caves हैं। Several caves linked to Emperor Ashoka and his successor. मतलब जितने caves हैं उसमें कुछ अशोका से रिलेटेड है। किंग अशोका, द रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। सम केव्स वेयर डेडिकेटेड टू आजीवक सेक्ट। तो उस दौरान ये डोनेशन के तौर पे इन केव्स को आजीवक सेक्ट्स को दे दिया था। अगर फेमस केव्स की बात की जाए तो लोमाश ऋषि, सुदामा केव, करण चौपार एंड विश्वकर्मा केव, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट केव्स। अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इट इज मिरर लाइक मॉरियन पॉलिश, डिस्टिंक्टिव साउंड एंड इको इफेक्ट होता है इसमें, एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक थिंकिंग जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइन क्राफ्ट्समैनशिप एंड आर्टिस्टिक एक्सेलेंस। अगर लोमाश ऋषि की बात की जाए तो लोमाश ऋषि केव इज द फेमस फॉर इस चैत्य आर्क एंट्रेंस। जो चैत्य आर्क एंट्रेंस है इसके लिए ये केव फेमस है। यूनेस्को स्टेटस क्यों मैटर करता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस क्यों मैटर करता है? बिकॉज इट गिव्स यू ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर द साइट, जिससे टूरिज्म डेवलप होगा और आपका कल्चर प्रमोट होगा ग्लोबली। इसके अलावा स्ट्रॉन्गर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन की भी बात होगी। इट विल बूस्ट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म इन बिहार। इट शोकेसेस इंडियाज एंशिएंट हेरिटेज वर्ल्ड वाइड। तो सुधा मूर्ति पुशेस फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस फॉर बराबर केव। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका रिगार्डिंग। द क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू द बराबर केव्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। They are located in Jahanabad district of Bihar. Correct. They are associated with the Mauryan period and some caves were dedicated to Ajivak sect. This is also correct. The Lomas Rishi cave is known for Chaitya arc-shaped entrance. This is correct. And the Barabar cave were primarily constructed during the Gupta period. नहीं, ये गलत है. So only 1, 2 and 3 are correct. Statement 4 is incorrect because Barabar caves belong to Mauryan period and not Gupta period. गुप्ता पीरियड से ये बिलोंग नहीं करता है, नॉट द गुप्ता पीरियड। दे आर अमंग द अर्लिएस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इट इज एंशिएंट साइट, इसको हेरिटेज रिकॉग्निशन मिलना चाहिए ताकि इसे ग्लोबल विजिबिलिटी मिले। तो सुधा मूर्ति ने ये आवाज उठाई है। विजिटेड बिहार बराबर केव्स इन जहानाबाद बिहार। सी प्रेज द केव कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड आर्टिस्टिक एक्सेलेंस को उन्होंने प्रेज किया। She highlighted their historical significance and unique polish and eco effect. She advocated UNESCO World Heritage status for this site. So this was the news. हमारा अगला आर्टिकल है regarding India will have its space station by 2035. इसरो चीफ, तो जो इसरो के चीफ वी नारायणन है, उन्होंने बताया कि 2000 तक भारत के पास भी अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो जाएगा, दैट इज भारत अंतरिक्ष स्टेशन। ये उन्होंने अनाउंस किया ऑन द ओकेजन ऑफ 3rd नेशनल स्पेस डे, जो कि 23rd of August को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर टू कोमेमोरेट चंद्रयान मिशन। जब हमने मून के साउथ पोल पे लैंड किया था, उसको कोमेमोरेट करने के लिए नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है ऑन 23rd of August एवरी ईयर। चलिए पूरा आर्टिकल क्या है देखते हैं। फर्स्ट लेट्स नेशनल स्पेस डे है उसके बारे में जानते हैं। It is observed every year on 23rd of August. It commemorates Chandrayaan 3 landing on August 23, 2023. Landing was near the lunar southern pole region. India was the first country to land on the southern side of the moon, southern pole of the moon. Landing site was named शिव शक्ति पॉइंट। तो जो लैंडिंग साइट है उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। और ये इस साल 3rd नेशनल स्पेस डे था। द 3rd सेलिब्रेशन मेंशन्ड इन द आर्टिकल वाज हेल्ड इन अहमदाबाद। तो इस बार का सेलिब्रेशन अहमदाबाद में किया गया। उस मीटिंग में इसरो चीफ ने बताया
कि इंडिया स्पेस प्रोग्राम बिगैन 64 ईयर अगो, मतलब 64 साल पहले हमने अपना स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, 64 ईयर्स अगो। इनिशियली हम स्पेस एप्लीकेशन मतलब सैटेलाइट लॉन्च वगैरह पे फोकस किया करते थे। लेटर ऑन हमने ह्यूमंस को स्पेस में भेजने का प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो गगनयान इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। इसके अलावा उन्होंने बताया कि स्पेस प्रोग्राम ने हमने कैसे, मतलब कितने सेक्टर्स में हमने कंट्रीब्यूट किया। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन से लेके टेलीकॉम, नेविगेशन, डिजास्टर वार्निंग, टेली एजुकेशन एंड मेनी मोर सेक्टर्स, मतलब 50 से ऊपर एरियाज में इंडिया के स्पेस प्रोग्राम ने कंट्रीब्यूट किया है। तो जैसा मैंने बताया कि इनिशियली द फोकस वाज सैटेलाइट लॉन्च, उसके बाद शिफ्ट हुआ फोकस टू सेंड ह्यूमंस इन स्पेस, और उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत अपना बनाएगा टिल 2035। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इज टारगेटेड बाय 2035, ये क्लेम किया गया है इसरो चीफ के द्वारा। our current इसरो चीफ इज वी नारायणन, याद रखिएगा ये फैक्ट। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज इंडियाज proposed indigenous space station, this is correct. India aims to establish it in by 2035, this is also correct. The first module of the proposed station has already been approved, this is also correct. And Bharatiya Antariksh Station is planned as a replacement for Gaganyaan program. This is incorrect. So 1, 2, and 3. The fourth statement is incorrect because Gaganyaan is India's human space flight program, और BAS जो है वो हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की बात की जा रही है इसमें। While भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इज प्रपोज स्टेशन, स्पेस स्टेशन, तो दोनों प्रोग्राम अलग है। BAS will build on capabilities developed through Gaganyaan. Why in news? Because India aims to establish BAS by 2035. First module was already been approved. The statement was made by ISRO chairman Dr. V Narayanan. और ये कहाँ हेल्ड हुआ था इस बार का थर्ड नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन? ये हुआ था आपका अहमदाबाद में। तो ये पूरा टाइमलाइन है कि हम कैसे कैसे अपने स्पेस प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चंद्रयान के सक्सेस के बाद गगनयान पे फोकस है टू सेंड ह्यूमंस इन स्पेस, और उसके बाद 2035 तक हमारा अंतरिक्ष स्टेशन होगा, स्पेस स्टेशन होगा। तो दिस वाज द न्यूज। हमारा अगला आर्टिकल है रिगार्डिंग न्याय श्रुति पोर्टल। क्या है? ये एक ऑनलाइन टेस्टिमोनी पोर्टल है, ऑनलाइन टेस्टिमोनी पोर्टल। अब गवाहों को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट प्रेमाइसेस विजिट नहीं करना पड़ेगा। अब कोर्ट विजिट से छुटकारा मिल गया है। अब गवाहों को वर्चुअली प्रोड्यूस किया जाएगा इन कोर्ट्स। तो ये चलिए पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। न्याय श्रुति से ऑनलाइन गवाही, जेल से ही होगी आरोपी की पेशी और सजा भी। तो चलिए पूरा न्यूज क्या है। बिहार इज इंट्रोड्यूसिंग न्याय श्रुति आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल। पहले ट्रायल हुआ है इसका, उसके बाद सक्सेसफुल इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बिहार में। इट डिजिटाइजेस टेस्टिमनी एंड कोर्ट अपीयरेंसेस। जितने भी कोर्ट अपीयरेंस होंगे अब वर्चुअली होंगे, अब कोर्ट विजिट करने की फिजिकली जरूरत नहीं है। इट सपोर्ट्स विटनेसेस, ऑफिशियल्स एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो ये आम आदमी के लिए जो बार बार जिनको कोर्ट विजिट करना पड़ता था उनके लिए अब राहत की बात है। इट एम्स टू मेक जस्टिस डिलीवरी फास्टर एंड चीपर। इससे सरकार का बहुत पैसा बचेगा। तो इसके रिगार्डिंग एक रिव्यू हुआ था, रिव्यूड अंडर द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत इसको रिव्यू किया गया इस पोर्टल को। जो स्टेट में इसका जिम्मा संभालेंगे वो होंगे सुधांशु कुमार चौबे। सो स्टेट नोडल ऑफिसर होंगे सुधांशु कुमार चौबे। is the prosecution director as well. Facilities planned in 38 districts. इसके लिए 38 जिला में facilities infrastructure create किए जाएंगे। Also at 38 civil surgeon offices and 14 observation homes, places of safety, इसके लिए infrastructure create किया जाएगा। Witnesses in India can testify from designated city location. तो ये जो टेस्टिमनी दी जाएगी ये ऐसा नहीं कि घर से दिया जाएगा, इसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा जहां से गवाही दी जाएगी। जो विटनेसेस है वो गवाही दे सकेंगे इन कोर्ट थ्रू वीडियो कॉल।
or you can say virtually. Witnesses in India can testify from designated city location. Witnesses abroad can testify through Indian embassies. जो इंडिया में है उनके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, जो फॉरेन में है और उनके ऊपर कोई केस चल रहा है या वो किसी केस में इन्वॉल्व है और उनको विटनेस देना है, तो इंडियन एम्बेसीज के थ्रू वो अपना विटनेस दे सकते हैं। वाई न्याय श्रुति मैटर्स? ये न्याय श्रुति मैटर क्यों करता है? बिकॉज रिमोट टेस्टिमनी फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड, आपको बार बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा कोर्ट से। मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं और पटना हाई कोर्ट में आपका की सुनवाई है, तो आप ये वर्चुअली भी दे सकते हैं। प्रिजनर्स नीड नॉट टू बी ट्रांसपोर्टेड टू कोर्ट एवरी टाइम। सिर्फ पहली सुनवाई के लिए जो प्रिजनर्स है, उनकी जो पहली सुनवाई है उसके लिए उनको कोर्ट विजिट करना पड़ेगा। रिपीटेड कोर्ट विजिट्स की जरूरत नहीं होगी अब। प्रिजनर्स नॉट टू बी ट्रांसपोर्टेड टू कोर्ट विजिट एवरी टाइम। फ्यूअर एडजर्नमेंट कॉज्ड बाय एब्सेंट विटनेस। पहले क्या होता था कि जिस दिन गवाह प्रेजेंट नहीं है उस दिन अगला डेट दिया जाता था, कोर्ट को एडजर्न कर दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं, आप जहां प्रेजेंट हो आप वहीं से विटनेस दे सकोगे। फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड क्विकर जस्टिस इससे इंश्योर होगा। एंड लोअर गवर्नमेंट कॉस्ट एंड बेटर सिक्योरिटी। बहुत बार ऐसा होता था जब आप विटनेस जो प्रिजनर्स हैं उनको जेल से कोर्ट की ओर ले जा रहे होते हैं तो उस समय वो फरार हो जाते थे, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। बिहार में 60 जेल, 8 सेंट्रल जेल और लगभग 59,000 प्रिजनर्स हैं। इससे सरकार की लगभग 50 करोड़ की आमदनी बचेगी। तो याद रखिएगा, इट इज एन ऑनलाइन टेस्टिमनी एंड वर्चुअल कोर्ट अपीयरेंस सिस्टम न्याय श्रुति, और इसको रिव्यू किया गया है बाय ICJS। और इनके बेनिफिशियरीज होंगे सिटीजन्स, पुलिस, डॉक्टर, forensic lab experts and investigating officers and other witnesses। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में, 38 सिविल सर्जन ऑफिसेज में, 14 ऑब्जर्वेशन होम्स में एंड प्लेसेस ऑफ सेफ्टी में। तो चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू द न्याय श्रुति ऑनलाइन टेस्टिमनी सिस्टम इन बिहार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It allows the witnesses to testimony remotely from authorized location. Correct. It can enable prisoners to attend subsequent court proceeding virtually from jail. This is also correct. Witnesses living abroad may testify through designated Indian embassies or missions. ये भी सही statement है. And the system is meant only for police officers and government doctors. नहीं, ये FSL lab experts वगैरह के लिए भी बनाया गया है। So 1, 2 and 3. Fourth statement is incorrect. So fourth statement is incorrect because the system is not limited to police and doctors. So this was the news. हमारा अगला आर्टिकल है, जल जीवन हरियाली मिशन ने क्या क्या अचीव किया है अभी तक, इसके रिगार्डिंग ये न्यूज है। तो जल जीवन हरियाली कैंपेन ने 5.5 लाख से अधिक वाटर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं बिहार में अभी तक। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें बर्थ एनिवर्सरी पे इसे लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2019, और अभी तक इसने बहुत कुछ अचीव किया है। जैसे 5.5 लाख वाटर स्ट्रक्चर कंजर्व्ड और इनको बिल्ड कर लिया गया है। 22.99 करोड़ सैपलिंग्स को प्लांट किया गया है। 1.10 लाख पॉन्ड, पोखर्स, आहार एंड पाइन्स को डेवलप किया गया है, रिवाइव किया गया है। 38,651 पब्लिक वेल्स को रिवाइव किया गया है एंड 2.61 लाख प्लस वाटर स्ट्रक्चर विद सोक पिट्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये सारे अचीवमेंट्स हैं। जल जीवन हरियाली कैंपेन का जो मकसद था, इज फॉर वाटर कंजर्वेशन, ग्रीन कवर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। तो ये इसका एम और मोटिव था। अगर की अचीवमेंट्स की बात की जाए तो जल जीवन हरियाली कैंपेन इन बिहार, इसने क्या क्या अचीव किया है। 1.5 लाख प्लस वाटर स्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, रेनोवेट किए हैं, कंजर्व किए हैं और नए बनाए हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया 22.99 करोड़ सैपलिंग्स को भी प्लांट किया है। प्लांटेशन इसका एक अहम एम है। 28,448 पब्लिक वाटर स्ट्रक्चर्स वे मेड इंक्रोचमेंट फ्री, इंक्रोचमेंट से इनको बचाया गया है। 1.10 लाख पब्लिक पॉन्ड्स, पोखर, आहार एंड पाइन्स को भी रिस्टोर किया गया है और
पब्लिक वेल्स को रेनोवेट किया गया है। इसके अलावा 2,61,744 सोक पिट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं फॉर ग्राउंड वाटर रिजुविनेशन, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड ग्राउंड वाटर रिजुविनेशन, वाटर कंजर्वेशन, ग्रीन कवर एंड ग्राउंड रिचार्ज इसका फोकस है। ये कैंपेन वर्क कैसे करता है? ये क्लाइमेट चेंज एंड वाटर स्ट्रेस को मेजर करता है। कैंपेन लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2019। इसके 11 कंपोनेंट है, 15 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें। रूरल डेवलपमेंट एज नोडल डिपार्टमेंट, तो याद रखिएगा इसका नोडल डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। और ये कैंपेन करती क्या है? ये रिवाइव करती है पॉन्ड एंड आहार्स एंड पाइन्स, जो कि ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंश्योर करता है। ये इंक्रोचमेंट जो भी हैं उनको हटाते हैं अंडर दिस कैंपेन। इट रेनोवेट्स पब्लिक वेल्स, build soak pits and promotes plantation and environmental balance को इंश्योर करता है ये। लॉन्च डेट याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2019। ओकेजन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। नोडल डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कितने इन्वॉल्व है? 15 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। कंपोनेंट 11 कंपोनेंट है टोटल। वाटर स्ट्रक्चर ये सब बात हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू बिहार जल जीवन हरियाली अभियान, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कैंपेन वाज लॉन्च्ड on 2 October 2019 on the occasion of Mahatma Gandhi 150th birth anniversary. This is correct. The Rural Development Department is the nodal department of the campaign. This is also correct. The campaign comprises 11 components involving 15 departments. This is also correct. And more than 5.5 lakh water structure have been conserved, renovated or newly constructed under the campaign. This is also correct. So all the 4 statements are correct. So आज के लिए इतना ही। Thank you.